हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। माय नेम इज़ आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से फिर से एक बार जुड़ रहे हैं। आज हमारी जो ये ऑनलाइन क्लास है, इसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये ऑनलाइन क्लासेस आपको घर बैठे हुए इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा करने के लिए दी जा रही हैं, ताकि आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को पूछ सकें और अपने टॉपिक्स को इजीली समझ सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। अगर हम लोग बात करें मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी के बारे में, तो मेंबरशिप ज्यादातर कंफ्यूज की जाती है कि मेंबर सदस्य और शेयर होल्डर अंशधारी दोनों एक ही हैं। अब पहले तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि क्या शेयर होल्डर और मेंबर एक ही व्यक्ति होता है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डर की, तो शेयर होल्डर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं दी जाती है, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास क्या हो, कंपनी के शेयर्स हो, वो शेयर्स का मालिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शेयर होल्डर कहेंगे, ठीक है। अब जरूरी है कि हर व्यक्ति के पास में शेयर्स हो, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें सदस्य के बारे में, तो हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी कंपनी को मेनली हम लोग डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, ठीक है। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी होती है अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स में तो शेयर्स है, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी में क्या शेयर्स है? नहीं। तो क्या यहाँ पे जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उनको हम क्या कहलाएंगे? वो भी तो मेंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर और मेंबर एक ही है, इसका आंसर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। शेयर होल्डर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास शेयर हो, और सदस्य का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा आगे अभी समझ लेते हैं। जो मेंबर है, मेंबर की डेफिनेशन दी जाती है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के अंदर। यहाँ पे 3 चीजों से बात की गई है मेंबर की डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले एक मेंबर कौन होता है? एक मेंबर होता है सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसने एमओए का सब्सक्रिप्शन लिया हो। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होते समय वो लोग जिन्होंने कंपनी के एमओए पे सिग्नेचर किया हो और उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में दर्ज किया गया हो, वो क्या कहलाएंगे? वो कंपनी के मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आ जाइए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने लिखित में इस चीज को की स्वीकृति प्रदान की हो कि वो कंपनी का सदस्य बनना चाहता है, और एक प्रोसीजर जो है, निर्धारित प्रोसीजर फॉलो अप करने के बाद में उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर दर्ज कर दिया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे भी हम सदस्य कहेंगे। और तीसरा होता है हमारा बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास में प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, इक्विटी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, साधारण अंशों के अधिकार हैं, लेकिन उसका जो लीगल टाइटल है वो लीगल टाइटल किसी और व्यक्ति के पास में है, ठीक है। तो जिसके पास में लीगल टाइटल है उसका नाम कहाँ पे चला गया? उसका नाम चला गया रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कंपनी का सदस्य। लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा कोई दूसरा व्यक्ति उठा रहा है, ठीक है। इसको लेटर ऑन हम लोग और क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ मेंबर। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि मेंबर अलग होता है और शेयर होल्डर अलग होता है। अब आ जाइए कि हम ये बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से सदस्य बन सकता है, उसकी विधि के बारे में, मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने सिग्नेचर किया हो किसके ऊपर? एमओए के ऊपर। रजिस्ट्रेशन होते समय कंपनी को जब हमने इनकॉर्पोरेट करवाया था, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय एमओए के ऊपर जो हमारा सीमा नियम है उसके ऊपर जिस व्यक्ति ने सिग्नेचर किया हो वो
क्या बन जाएगा, सिग्नेचर करने के साथ में उसका नाम चला जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में और वो कंपनी का सदस्य बन जाएगा। उसके बाद में दूसरा आता है बाय अलॉटमेंट। बाय अलॉटमेंट आवंटन द्वारा किस तरीके से कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब हमने प्रोस्पेक्टस की बात की थी तो प्रोस्पेक्टस में हमने बात किया था इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये इन्विटेशन किसको दिया जाता है, ये इन्विटेशन दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज को। ठीक है, आम जनता को इस चीज का इन्विटेशन दिया जाता है कि आप क्या करिए, आप ऑफर दीजिए। ठीक है, अब उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑफर देना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे सकता है फॉर दी ऑफर। ठीक है, वो अपना ऑफर बना सकता है किस चीज का, शेयर्स को खरीदने का। तो जैसे ही वो ये ऑफर देगा तो अब डिसीजन मेकिंग किसके पास में, डिसीजन मेकिंग है कंपनी के पास में। तो जब कंपनी उसको क्या कर देगी, शेयर्स दे देगी, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट करना। ठीक है, ये आपका डिफाइन किया जाता है अंडर दी सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सदस्य बन सकता है। और उसका नाम फिर कहाँ चला जाएगा, उसका नाम चला जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में। उसके बाद हम बात करते हैं बाय ट्रांसफर। ट्रांसफर के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर के द्वारा भी कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ट्रांसफर डिफाइन किया गया है इन दी सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब कल जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, शेयर्स कैसे होते हैं, शेयर्स हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चल संपत्ति होती है। तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मूव कर सकते हो। ठीक है, तो शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दे आर ट्रांसफरेबल। ठीक है, उनको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, खुले बाजार में, ओपन मार्केट में शेयर्स को खरीद सकता है और खरीदने के बाद में क्या किया जा सकता है, उसे उन्हें दे दिया जाता है। एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, उस निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर फॉर्म। ठीक है, ये ट्रांसफर फॉर्म किसको सबमिट किया जाता है, ये ट्रांसफर फॉर्म सबमिट किया जाता है कंपनी को। ठीक है, बाय दी शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो शेयर होल्डर होएगा वो जो अपने अंशों के अधिकार होंगे उनको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर फॉर्म सबमिट करेगा कंपनी को, और कंपनी इस चीज को अग्री करने के बाद में क्या करेगी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसका नाम हटा के और वहां पे नए जो शेयर होल्डर जिसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं अंश, उसका नाम सदस्य के रजिस्टर में ऐड कर लेंगे। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐड कर लेगी। तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, वो व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रांसमिशन बाय ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है, ट्रांसफर होता है बाय परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ को थोड़ा समझ लीजिए क्या होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि कंपनी का सदस्य है, वो व्यक्ति क्या हो गया, मर गया, वो व्यक्ति क्या हो गया, पागल हो गया, लियोनिक हो गया। ठीक है, वो व्यक्ति क्या हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होएगा, ऐसी स्थिति के अंदर जो भी उसका उत्तराधिकारी होएगा वो क्या कर सकता है, उसको उसके जो शेयर्स होते हैं उनको दे दिया जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके लिए जो व्यक्ति होएगा उसे क्या करना पड़ेगा, एक लिखित में आवेदन देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी उस आवेदन को स्वीकार करेगी और स्वीकार करने के बाद में उसका नाम कहाँ पे चला जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में चला जाएगा। और लास्ट है हमारा बेनिफिशियल ओनर्स है। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर के राइट्स क्या कहते हैं, हमारा जो डिपॉजिटरी एक्ट है 1996 का, उसके अंदर ये कहा जाता है कोई भी व्यक्ति जिसके पास में इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, उसका नाम
जो हमारा कंपनी के सदस्य का रजिस्टर है उसके अंदर एज ए डिपॉजिटरी क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएगा, कंपनी का सदस्य बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे मेथड्स, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो सदस्य है उसके राइट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो सदस्य होते हैं उसके राइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स का राइट होता है उसके पास में। जो हमारी जनरल मीटिंग होती है, साधारण सभा होती है कंपनी की, उसमें पार्टिसिपेशन का अधिकार होता है उसके बारे में। ठीक है, किसी भी कंपनी के अगर ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स जो हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार भी होता है किसके पास में, हमारे मेंबर के पास में। मान लीजिए जनरल मीट के अंदर किसी भी कंपनी का जो ऑडिटर है उसका चुनाव नहीं किया गया है, तो जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को, ताकि वो क्या करें, ऑडिटर की नियुक्ति कर पाए। ठीक है, डिविडेंड पाने का अधिकार होता है मेंबर्स के पास में। ठीक है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन, राइट ऑफ प्रीएम्पशन कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इंक्रीज करना चाहती है, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, तो वो सबसे पहला अधिकार किसको देगी, वो सबसे पहला अधिकार मेंबर्स को देगी उसको परचेस करने का। और जो डायरेक्टर्स की नियुक्ति है, संचालक की जो नियुक्ति है, वो भी कौन करेगा, वो भी कंपनी के सदस्य ही करेंगे। अब इसको वाइंड अप करने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं लायबिलिटीज के बारे में। तो अगर लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो हर कंपनी का जो भी सेटअप होएगा उसके अकॉर्डिंगली ही उसके मेंबर्स की लायबिलिटीज डिसाइड की जाएंगे। जैसे लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी अगर है तो वहां पे लायबिलिटी जो डिसाइड की जाएगी वो डिसाइड की जाएगी जितने का शेयर होल्डर है कोई भी सदस्य। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटीज डिसाइड की जाएंगी सदस्यों की जितने की गारंटी उसने दी है। और अनलिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी बंदिश नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी तक जो मेंबर्स होती है उनकी इंक्लूड कर ली जाती है अगर एसेट्स लायबिलिटी से कम होंगे तो। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी के बारे में। अब हम लोग जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन है जो मेंबर बन सकता है कंपनी का। ठीक है, कैसे बन सकता है हम बात कर चुके, कौन बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बार बार एक शब्द आ रहा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड अपने सारे वीडियोस को पाने के लिए नीचे बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।